नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ जिले में एक अतराड़ा नाम का गांव पड़ता है और इसी अतराड़ा गांव में रहने वाली रीना देवी जो कि एक विधवा महिला होती है। देखने में बहुत खूबसूरत महिला होती है। रीना के पति की 4 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी रीना के कंधों पर आ जाती है। रीना के पति के पास अपनी 15 एकड़ जमीन होती है। उस 15 एकड़ जमीन में रीना अपनी खेती किसानी का काम खुद करने लगती है। रीना खेती किसानी का काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करती। रीना के परिवार में इसकी 2 बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम प्रिया और छोटी बेटी का नाम रीनू होता है। प्रिया हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास कॉलेज जाया करती है और शाम के 4 बजे के आसपास घर आ जाया करती है। जबकि दूसरी बेटी रीनू भी सुबह के समय अपने स्कूल जाती थी और दोपहर के समय अपने घर पर आ जाया करती थी। दोनों बेटियां काफ़ी मेहनती होती हैं और रीनू भी काफ़ी मेहनती होती है। रीना ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली थी, लेकिन रीना की दोनों बेटियां प्रिया और रीनू रीना को अक्सर एक ही बात कहती थी कि माँ, खेती किसानी का काम करना छोड़ दो, क्योंकि खेती किसानी का काम तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन माँ रीना देवी अपनी दोनों जवान बेटियों को कहने लगती है, बेटी मैं अपने खेत में ही तो काम करती हूँ, मैं किसी दूसरे के खेत में नहीं जाती हूँ। अब किसानी का काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अपनी दोनों बेटियों को चुप कर दिया करती थी, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद रीना अब इस बात को सोचने लग जाती है कि इसकी दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और आगे भविष्य में चलकर उनकी शादी में रुकावट पैदा हो सकती है। अगर मैं ये खेती लगातार करती रहूंगी तो फिर कोई भी लड़का मुझे अपनी बेटियों के लिए मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से जैसे ही ख्याल इस महिला के मन में आने लगते हैं तो ये महिला रीना देवी सोचने लगती है कि मुझे अब कोई दूसरा काम धंधा करना चाहिए। इस तरीके से शाम का वक्त होता है। शाम के 4 बजे के आसपास दोनों बेटियां घर पर बैठी होती हैं। इसके बाद रीना अपनी बड़ी बेटी प्रिया को कहने लगती है, बेटी मैं दूसरा कोई काम धंधा करना चाहती हूँ, मैं खेती किसानी का काम छोड़ दूंगी। प्रिया कहने लगती है, माँ गांव के अंदर कोई भी कपड़े की दुकान नहीं है, तुम ऐसा करो कपड़े की दुकान खोल लो। तुम्हारी दुकान अच्छी खासी चल सकती है, लेकिन खेती किसानी का काम भी मत छोड़ो। खेती किसानी का काम करने के लिए कोई अच्छा सा नौकर रख लो। ये बात माँ रीना को काफी पसंद आती है। रीना अपनी बेटियों को कहने लगती है, ठीक है, पहले मैं किसी नौकर की तलाश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपनी दुकान खोल लूंगी। इस तरीके से जैसे ही अगला दिन यानी 4 दिसंबर 2025 का दिन आता है तो सुबह के करीब 7 बजे के आसपास बेटी रीनू अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जो बड़ी बेटी प्रिया होती है वह अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रीना अपने घर में अकेली बैठी होती है। उसी समय इस गली के अंदर एक सब्जी बेचने वाला लड़का आता है। वो अपनी सब्जियां बेच रहा होता है और जैसे ही रीना को ये आवाज़ सुनाई पड़ती है तो रीना भी घर से बाहर चली जाती है और उस सब्जी बेचने वाले लड़के के पास चली जाती है और उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। उस सब्जी वाले लड़के का नाम विनोद होता है। विनोद जो कि एक 20 वर्षीय बड़ा ही नौजवान लड़का होता है। अब जैसे यह महिला उस नौजवान लड़के को देखती है तो रीना की नज़रें होती हैं उस लड़के पर टिक जाती हैं। रीना उस लड़के विनोद को देखकर, उसके हष्ट-पुष्ट बलवान शरीर को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। रीना सोचने लगती है कि ये लड़का अगर मेरे घर में यानी कि मेरे खेत में नौकरी का काम करना शुरू कर देगा तो इससे मेरे घर का काम अच्छे तरीके से चल सकता है। ये मेरी खेती किसानी का काम भी संभाल लिया करेगा और साथ में मुझे भी संभाल लिया करेगा। जब ऐसे ऐसे विचार इस महिला के मन में आने लगते हैं तो रीना उस विनोद सब्जी वाले को कहने लगती है, विनोद तुम महीने में कितने पैसे कमा लेती हो। विनोद थोड़ी देर के सोचने के बाद कहने लगता है कि मालकिन, मैं जो है 15 से 20 हजार रुपये सब्जी बेचकर कमा लेता हूँ। इसके बाद ये रीना देवी इस विनोद नाम के लड़कों को कहने लगती है, अगर तुम मेरे खेतों में काम काज करोगे तो मैं तुम्हें महीने में जो है 17 से 18 हजार रुपये दे सकती हूँ। विनोद जो है जब इस बात को सुनता है तो बड़ा हैरान रह जाता है। विनोद थोड़ा लालची किस्म का लड़का होता है। विनोद सोचने लगता है कि शायद मुझे इसके खेतों में काम कर लेना चाहिए और वैसे भी विनोद अपने कामकाज से काफ़ी परेशान हो चुका था। विनोद अब इस महिला को कहने लगता है कि मैं कल से ही तुम्हारे खेत में कामकाज करना शुरू कर दूंगा। इस तरीके से महिला रीना देवी बेहद खुश हो जाती है। रीना इससे अपना काम भी निकालना चाहती थी, दूसरी तरफ खेत का भी काम काज करवाना चाहती थी। और विनोद एक सीधा साधा लड़का होता है। वह हाँ करने के बाद अपने घर पर वापस चला आता है। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो रीना की दोनों बेटियां भी घर पर आ जाती हैं
और इसके बाद रीना अपनी बेटियों को कहने लगती है कि बेटी, नौकर मुझे मिल चुका है, वो कल से हमारे कामकाज करने आने वाला है। जो रीना की बड़ी बेटी प्रिया होती है, जैसे ही नौकर की बात को सुनती है तो प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। प्रिया का चरित्र भी कुछ ठीक नहीं होता है। प्रिया भी अपने मन में कुछ न कुछ योजना बनाना शुरू कर देती है। इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास बड़ी बेटी प्रिया अपने कॉलेज में चली जाती है और इसके बाद जो छोटी बेटी रीनू होती है वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो लड़का विनोद इसके यानी रीना के घर पर आता है। इसके बाद रीना उस लड़के को लेकर खेत में जाती है, फिर कामकाज समझा देती है और इस तरीके से वह ये लड़का विनोद इसके खेत में कामकाज करने लग जाता है। लगभग 8 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आई जाती है 15 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रीना की दोनों बेटियां अपने अपने स्कूल के लिए गई हुई थी। इसके बाद रीना मौका देखकर इस विनोद नौकर को कहने लगती है, विनोद, मैं तुम्हारे साथ आज खेत में जाने वाली हूँ। लेकिन विनोद इसका इरादा नहीं समझ पाता है। इसके बाद थोड़ी देर का वक्त गुजरने के बाद विनोद अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। लेकिन 15 से 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद रीना भी अब खेत में पहुंच जाती है। रीना जैसे ही खेत में पहुंचती है तो देखती है कि विनोद नौकर खेत में कामकाज कर रहा होता है। अब ये महिला रीना इधर उधर देखना शुरू कर देती है। खेत में दूर दूर तक विनोद और इस महिला रीना के अलावा खेत में कोई भी नहीं होता है। रीना इस बात का फायदा उठाना चाहती थी। अब थक हार कर ये रीना इस लड़के विनोद के पास चली जाती है और विनोद को कहने लगती है कि विनोद, खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं है और आज तुम मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन विनोद कहने लगता है, मालकिन, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद ये मालकिन इस विनोद को कहने लगती है कि अगर मैं यहीं पर अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दूं और लोगों को चिल्लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगी तो फिर इसके बाद तुम्हें जेल भी भुगतनी पड़ेगी और फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे ये धमकी दी जाती है तो लड़का विनोद काफी डर जाता है। लड़का चिंता में पड़ जाता है, लेकिन ये महिला अब समझ चुकी होती है कि विनोद इस काम को करने के लिए मजबूर हो चुका है। और इस तरीके से ये महिला रीना देवी अपने सपने नौकर के साथ जो है पूरा करने के लिए ईख के खेत के अंदर ले जाती है। ईख के खेत के अंदर जाने के बाद ये महिला उस लड़के के साथ अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाती है। और रीना देवी इस लड़के के साथ तब तक इस गलत काम को करती है तब तक रीना देवी का मन नहीं भर जाता। अब रीना देवी इस गलत काम को लगातार अंजाम देती चली जाती है और जैसे इसका काम खत्म हो जाता है तो ये महिला रीना देवी अपने पास कुछ पैसे भी रखती है, थोड़े से पैसे उसको दे देती है और कहती है, अब तो जब भी मेरा मन करेगा मैं खेत में आ जाया करूंगी और तुझे वो मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। विनोद नौकर डर जाता है, घबरा जाता है। विनोद इसके सामने चू तक नहीं कर सकता, वह कुछ भी नहीं बोल सकता और इसके बाद ये महिला अपने इस काम को अंजाम देने के बाद अपने घर पर आ जाती है। दूसरी तरफ नौकर विनोद भी अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। पूरा दिन कामकाज किया करता। शाम को 6 बजे के आसपास थक हार कर विनोद अब रीना देवी के घर पर आ जाता था। रीना देवी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन आज घर में रीना नहीं होती है। रीना पड़ोसन के घर पर गई थी, जबकि रीना की छोटी बेटी रजनी होती है। अब वो सहेली के घर पर गई हुई थी, लेकिन घर के अंदर प्रिया बिल्कुल अकेली होती है। जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो प्रिया सुनती है तो प्रिया घर का दरवाजा खोल देती है। प्रिया देखती है कि घर के सामने उसका नौकर विनोद खड़ा होता है और विनोद को देखकर प्रिया की जो नीयत है होती है वो खराब हो जाती है। प्रिया सोचने लगती है कि घर के अंदर इतना नौजवान नौकर है, क्यों ना इस नौकर को किसी न किसी तरीके से हासिल कर लिया जाए। इसके बाद नौकर प्रिया को कहता है कि खेत का काम आज खत्म हो चुका है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसके बाद नौकर अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन अब प्रिया सोचने लगती है कि कुछ भी करके इस नौकर को बस हासिल करना है और इस तरीके से 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। आखिर एक तारीख आई जाती है 15 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। रीना देवी की माँ कल्याणी देवी की जो है फोन कॉल करती है कि रीना को कहती है कि बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, तू 2-4 दिनों में मेरे घर पर आ जा मुझे देखने के लिए। रीना जैसे ही अपनी माँ कल्याणी की ये बात सुनती है तो फोन को काट देती है और फिर इसके बाद रीना अपनी दोनों बेटियों को कहने लगती है कि बेटी, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। मेरी माँ की यानी तुम्हारी नानी की कल्याणी काफी बीमार है, 2-4 दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। अगर कोई भी अगर मेरे साथ चलना चाहती है तो तैयार हो जाओ। और रीनू कहने लगती है कि माँ, मैं तेरे साथ
जाऊंगी। और इस तरीके से अब रीनू और रीना दोनों जो है कल्याणी के घर के जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन प्रिया अपने मन में ठान चुकी होती है कि आज कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि आज अपने घर में किसी घटना को अंजाम देने वाली होती है। इस तरीके से ये घंटे का वक्त गुजर जाता है। रीना अपनी बेटी रीनू को लेकर अपने मायके चली जाती है और 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब रीना के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रिया जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि विनोद नौकर घर के दरवाजे पर खड़ा है। उसके बाद प्रिया अपने नौकर को अपने कमरे के अंदर बुला लेती है और फिर अपने मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है। प्रिया अपने नौकर विनोद को कहने लगती है कि आज हम दोनों शहर में जाने वाले हैं, एक होटल में जाने के बाद हम दोनों वक्त गुजारने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर विनोद नौकर साफ साफ मुकर जाता है और कहने लगता है कि मालकिन की गैर हाजिरी में मैं तुम मुझसे गलत करवाना चाहती हो, लेकिन मैं ये गलत काम करने वाला नहीं हूँ। लेकिन प्रिया अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल चुकी होती है। प्रिया भी अपनी माँ की तरह इसको धमकी देती है और कहती है, इस समय तुम मेरे घर के अंदर खड़े हो, मैं यहाँ पर चिल्लाकर शोर मचाकर कपड़े फाड़ लूंगी, पड़ोसियों को इकट्ठा कर लूंगी और इसके बाद तुझे जेल के अंदर डलवा सकती हूँ। नौकर विनोद थर-थर काँपने लगता है। नौकर विनोद सोचने लगता है कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है, मुझ पर गलत इल्जाम भी लगाकर मुझे जेल में भी डलवा सकती है। विनोद वहां पर चुप खड़ा रह जाता है। प्रिया भी इसकी सारी बातों को समझ जाती है और इस तरीके से अब प्रिया इसको कहने लगती है कि जल्दी से तैयार होकर गांव के बस अड्डे पर आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। विनोद घर पर जाता है, कपड़े चेंज करता है। कपड़े चेंज करने के बाद गांव के बस अड्डे पर आ जाता है, जहां पर प्रिया उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। इसके बाद प्रिया अपने नौकर विनोद को एक ऑटो रिक्शा में बैठाती है और फिर दोनों शहर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ मिनटों का वक्त गुजरने के बाद शहर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लड़की प्रिया किसी होटल की जो है तलाश करना शुरू कर देती है और जैसे ही इसको होटल मिल जाता है तो लड़की प्रिया इस होटल में जाती है, होटल के मालिक से मिलती है। कहीं उन्हें ज्यादा पैसे देकर वहां जो है कमरा ले लिया जाता है। जैसे ही प्रिया को कमरा मिलता है तो विनोद नौकर को लेकर उस कमरे के अंदर चली जाती है। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और इस तरीके से नौकर विनोद की बिना रजामंदी से ये लड़की प्रिया इसके साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाती है और प्रिया इस गलत काम को तब तक करती है तब तक इसकी मन की पूरी इच्छा नहीं हो जाती है। मुझे ऐसे ही मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो ये लड़की प्रिया इसको कहने लगती है कि मैं तुझे हर महीने कुछ ज़्यादा पैसे दिया करूँगी, लेकिन जब भी मैं तुझसे होटल में लेकर आऊँगी तुझे आना पड़ेगा। और इस तरीके से प्रिया अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और अपने नौकर विनोद को दे देती है। जैसे ही दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो प्रिया और विनोद नौकर यहाँ से दोनों इस होटल से बाहर निकलते हैं। फिर ऑटो रिक्शा पकड़ ली जाती है और गाँव में पहुँच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद विनोद इसके खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। लड़की अपने घर पर आ जाती है। आखिरकार शाम हो जाती है। शाम के करीब 8 बजे के आसपास प्रिया अब अपनी माँ की एक सहेली सालू के पास फोन करती है। सालू को फोन पर बोला जाता है कि आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं तुझे कोई बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ। सालू भी एक ऐसी लड़की होती है जो इसी की तरह होती है। सालू उस गिफ्ट की बात को सुनकर बेहद खुश हो जाती है और फिर जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो ये लड़की प्रिया अपने नौकर विनोद के पास फोन कॉल करती है। विनोद को कहती है कि आज रात करीब 10 बजे के आसपास तुझे मेरे घर पर आना पड़ेगा, अगर तू नहीं आया तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाना। ये इस लड़का विनोद नौकर को जब ब्लैकमेल किया जाता है, दूसरी तरफ सालू भी घर के अंदर तैयार होकर झूठ बोलकर अब इस लड़की प्रिया के घर पर आ जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों ही सहेलियां घर के अंदर बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती हैं। बातचीत करते करते रात के करीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और 10:30 बजे के आसपास नौकर विनोद अपने घर से दबे पांव बाहर निकलता है और फिर प्रिया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, क्योंकि विनोद जानता था कि अगर उसका पूरा परिवार आज घर पर नहीं है और इसके बाद जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो इसके बाद जो प्रिया होती है घर का मुख्य दरवाजा खोल देती है और जैसे ये नौकर विनोद घर के अंदर प्रवेश करता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विनोद विनोद देखता है कि प्रिया के घर में प्रिया अकेली नहीं बल्कि उसकी एक सहेली सालू भी होती है। इस तरह से ये लड़की प्रिया अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और फिर अपने इस नौकर को लेकर ये दोनों लड़कियां कमरे के अंदर चली जाती हैं और बिना नौकर की रजामंदी के इसके साथ फिर से ये दोनों लड़कियां गलत काम करना शुरू कर देती हैं। सालू और प्रिया इसके साथ तब तक गलत काम करती हैं तब तक इन दोनों का मन नहीं बढ़ जाता है और जैसे इन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो ये दोनों सहेलियां
इसको कुछ पैसे देती है और पैसे देने के बाद विनोद को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। इस तरीके से फिर सालू इसके साथ पूरी रात घर में ही रहती है। जैसे ही सुबह होती है तो सालू अपने घर पर चली जाती है। फिर ये लड़की प्रिया अपने कॉलेज में चली जाती है और इस तरीके से 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। रीना अपनी छोटी बेटी रीनू को लेकर अपने मायके से अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद रीना अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आई जाती है आखिर। 1 जनवरी 2026 का दिन। रीना की दोनों बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा चुकी होती हैं। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। रीना एक पड़ोसन जिसका नाम सुनंदा होता है उसके पास आती है और इसके बाद ये दोनों महिला घर के अंदर बैठकर बातचीत करने लगती हैं। लेकिन ये जो महिला होती है रीना अपनी सुनंदा पड़ोसन की सारी बातें बताया करती क्योंकि रीना के पेट में बात नहीं पचती थी। रीना सुनंदा को कहती थी कि देखो, मेरे घर में एक बड़ा ही हैंडसम नौकर है। ये नौकर मेरे घर के कामकाज भी करता है, लेकिन जब भी मैं इसको अकेले में बुलाती हूँ तो ये मेरे पास ही आ जाता है। सुनंदा अब इसकी सारी बातों को समझ जाती है। सुनंदा कहने लगती है, तू तो जानती है मेरा पति विदेश में रहता है और मैं बिल्कुल घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझ पर बाज की तरह नजर रखती है। आज किसी न किसी तरीके से रात के समय तू अपने इस नौकर को बुला ले। लेकिन रीना वहाँ साफ साफ मना कर देती है। रीना कहने लगती है कि रात को मैं घर पर नहीं बुला सकती क्योंकि दोनों मेरी बेटियां रात के समय घर पर रहती है। अगर तू कहती है तो मैं इसी वक्त उसको घर पर बुला सकती हूँ। और इस तरीके से करीब 12:30 बजे के आसपास अब वो महिला रीना देवी होती है अपने नौकर के पास फोन कॉल करती है। नौकर विनोद को बोला जाता है कि इसी समय हमारे घर पर पहुंच जाओ। विनोद मजबूर हो जाता है। इसके बाद खेत से चलता है और इस महिला रीना देवी के घर पर आ जाता है। रीना देवी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। रीना देवी घर का दरवाजा खोलती है तो इसके बाद नौकर विनोद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विनोद नौकर देखता है कि घर में रीना अकेली नहीं बल्कि उसकी एक पड़ोसन सुनंदा देवी भी है। उसको देखने के बाद विनोद काफी डर जाता है। विनोद सोचने लगता है ये महिला आज इस महिला के साथ भी है, मुझे वही काम करवाने वाली है और होने वाली यही होता है। इसके बाद रीना अपने इस नौकर विनोद को कहती है कि चलो कमरे में अंदर चलते हैं। घर का मुख्य दरवाजा फिर से बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद रीना और सुनंदा ये दोनों ही इस लड़के विनोद को लेकर कमरे के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद रीना और सुनंदा अपने इस नौकर विनोद के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाती हैं और जैसे ही 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो उसी समय रीना के घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी जाती है और फिर जैसे ही रीना को ये दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है तो रीना अपने घर का दरवाजा खोल देती है। अब रीना देखती है कि उसके सामने उसकी छोटी बेटी रीनू खड़ी होती है। रीनू रो रही होती है। रीनू काफ़ी परेशान होती है। रीना अपनी बेटी रीनू को कहने लगती है कि ऐसी कौन सी बात है, तू स्कूल से क्यों आ गई। रीनू कहती है कि मेरी तबीयत बेहद खराब है जिसकी वजह से मुझे स्कूल में चक्कर आ गए थे और इसी वजह से मैं घर पर आई हूँ। इस तरह से जो छोटी बेटी रीनू होती है वह घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। रीनू जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो कमरे का नज़ारा कुछ और ही होता है। रीनू देखती है कि सुनंदा और उनका नौकर विनोद आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए थे और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए देखकर रीनू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन रीनू ना तो नौकर विनोद को कुछ कहती है और ना ही सुनंदा देवी को कुछ कहती है। लेकिन लड़की जो रीनू होती है वह सारी बातें समझ चुकी होती है। रीनू सोचने लगती है कि हमारी पीठ के पीछे हमारी माँ हमारे ही इस नौकर के साथ गलत काम करती है। लेकिन रीनू नहीं जानती थी कि जो नौकर विनोद है उसका इसमें कोई भी दोष नहीं होता है। और इस तरीके से रीनू अपने मन में ठान चुकी होती है कि कोई ना कोई घटना क्रम को अंजाम देना ही पड़ेगा। आज के समय में रीनू चुपचाप खड़ी हो जाती है, अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी देर के बाद विनोद नौकर और सुनंदा ये दोनों ही इस घर से बाहर निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है तो फिर ये लड़की रीनू है वो अपने घर पर बैठी होती है। उसी समय प्रिया की जो सहेली सालू होती है वो भी घर पर आ जाती है। सालू रीनू को कहने लगती है कि चलो, मुझे कहीं पर जरूरी काम से जाना पड़ेगा, मेरे साथ चल पड़ो। रीनू अब सालू के साथ चल पड़ती है। लेकिन बीच रास्ते में सालू देवी रीनू को कहने लगती है कि रीनू, तुम्हारे घर के अंदर बड़ा ही हैंडसम नौकर है और वो नौकर बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन रीनू कहने लगती है कि वो हमारे घर का नौकर है, वो तुम्हें अच्छा कैसे लगता है। इसके बाद जो सालू होती है वो अपनी पूरी बात इस लड़की रीनू को बताती है। सालू कहने लगती है कि एक दिन मैं और तुम्हारी जो बड़ी बहन प्रिया है इसके लेकर खेत में गए थे और एक होटल भी लेकर गए थे। रीनू जैसे ही सालू की ये बात सुनती है तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। रीनू इसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। रीनू कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो,
मेरी जो बहन है प्रिया वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सालू अपनी पूरी कहानी को इसके सामने रख देती है। इस तरीके से रीनू को अब यकीन आ जाता है कि अब रीनू सोचने लगती है कि उसकी माँ भी हमारे नौकर के साथ गलत रास्ते पर चल पड़ी है। दूसरी तरफ उसकी जो बड़ी बहन प्रिया है वो भी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। माँ बेटी दोनों ही गलत रास्ते पर चल पड़ी हैं। अब ये सोच रही होती है आने वाले भविष्य में हमारा भविष्य क्या होगा। जब ऐसे ऐसे ख्याल रीनू के मन में आने लगते हैं तो रीनू अब किसी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के बारे में सोचने लग जाती है। और इस तरीके से आखिर एक तारीख आई जाती है 2 फरवरी 2025 का दिन। रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रीना अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना तैयार करती है। अपने घर के लिए खाना तैयार करती है रीना, और उसकी दोनों बेटियां बैठकर खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद अब जो रीना होती है वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, जबकि प्रिया और साथ में छोटी बहन रीनू ये दोनों एक ही कमरे में लेट जाती हैं। लेकिन रीनू प्रिया को पूछने लगती है कि प्रिया तू हमारे ही नौकर के साथ गलत काम क्यों करती है। लेकिन प्रिया वहां पर अपनी छोटी बहन रीनू को समझाते हुए कहने लगती है कि देखो हमारे घर में सिर्फ एक ही नौकर है, अगर तुम भी उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हो तो मुझे बताओ। जैसे ही रीनू अपनी बड़ी बहन प्रिया की बातों को सुनती है तो गुस्से में पागल हो जाती है। रीनू कहने लगती है कि तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और उसके आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जो रीनू होती है वह अपने मन में ठान चुकी होती है कि आज तो इन दोनों माँ बेटियों का काम तमाम करना ही है। रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त। रीनू देखती है उसकी छोटी बहन प्रिया गहरी नींद में सो चुकी होती है। उसकी माँ रीना देवी भी गहरी नींद में सो चुकी होती है। इसके बाद रीनू अपनी एक रसोई में जाती है, सब्जी काटने का चाकू वहां से उठा लेती है। चाकू उठाने के बाद वह अपनी माँ रीना देवी के कमरे में जाती है। रीना के कमरे में जाने के बाद सबसे पहले वह अपनी माँ का गला चाकू से रेत देती है, और जैसे ही रीना का गला काट दिया जाता है उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकलती। और फिर रीनू इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद अपनी बहन प्रिया के कमरे में चली जाती है। प्रिया के कमरे में जाने के बाद अब अपनी बहन प्रिया का गला भी चाकू से काट देती है। और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद लड़की रात के करीब 3 बजे के आसपास नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। और जैसे ही लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो पुलिस दरोगा से मिलती है, और जो दीपक कुमार पुलिस दरोगा को अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ में लड़की भी धारदार चाकू लेकर गई थी। और इसके बाद पुलिस इस लड़की रीनू के घर पर आती है। घर पे आने के बाद प्रिया और रीनू इन दोनों के सांप को कब्जे में लेती है। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर इसके बाद पुलिस जो होती है रीनू के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है। लेकिन ये बाबत भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आके रीनू को क्या सजा सुनाने वाली है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रीनू ने अपनी माँ रीना देवी और अपनी बड़ी बहन प्रिया के साथ जो किया वह सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।